गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप की बात करेंगे। दोनों क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करने की बात करेंगे, एनालॉगी देखेंगे। तो नो डाउट रिवीजन भी आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। यही कुछ टॉपिक हैं और इनके बेसिस पे आज हम लोगों की क्लास डिजाइंड है। देखिए टॉपिक है हम लोगों का सबसे पहला, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोगों को टॉर्क की बात करनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोगों को डेवलप करनी है। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स बड़ा क्लियर से हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। कम से कम समय में, कम से कम स्टेप्स में हम उन क्वांटिटीज को आपस में कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, यही है लॉजिक। और यही लॉजिक हम लोगों को जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करनी होती है तब एडॉप्ट करना होता है कि कम से कम पैरा में या कम से कम स्टेप्स में हमारा कोई भी पर्टिकुलर जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपस में रिजेंबल करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी है मेरे पास टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम सब लोग जानते हैं टॉर्क इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, F क्रॉस R होता है, सब लोग जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो mr स्क्वायर होता है। ये r दोनों एक ही हैं तो मैं mr स्क्वायर इस तरीके से मेंशन कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं तो यहां फोर्स को अगर मैं एलोबरेट करूंगा तो ये m इंटू ए होता है। अब अगर इस a को मैं लेकर के आना चाहूं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल तो a जो है वो मेरे पास r अल्फा के बराबर होता है, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। बस क्लू मुझे मिल जाता है। ये तीन चार चीजें अगर मेरे दिमाग में हैं तो मैं बड़े आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को टॉर्क के साथ इंटरलिंक कर सकता हूं। अब मुझे एग्जाम में किस तरीके से इसको लिखना है, क्या मिनिमम स्टेप्स होंगे, ये बात जरा मैं देखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन किया किसी भी एक पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन a1 इक्वल्स टू r1 अल्फा। इस चीज को मैं यहाँ थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है। सपोज ये मेरे पास कोई स्फीयर है और अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे तो सबके अपने अपने मास होंगे, m1 m2 m3। ये सब जब घूम रहे होंगे तो इन सबका अपना अपना अलग अलग लीनियर एक्सेलरेशन होगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे a कह रहे हैं। तो पहले पार्टिकल के लिए मैंने यहाँ पे a1 लिखा। a1 जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो r1 है तो मैंने r1 लिया। जहां तक अल्फा की बात है तो हर पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा। आई थिंक यही अंतर है जब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को कन्वर्ट करके लेकर के आते हैं एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर हर पार्टिकल के लिए कैसा होता है, सेम होता है। ऐसा बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है। जब एंगल सबटेंडेड एट सेंटर हर पार्टिकल के लिए सेम होगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। वही चीज हम लोगों ने यहां पे मेंशन की है कि a इक्वल्स टू r अल्फा पहले पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे को मिल जाता है a1 इक्वल्स टू r1 अल्फा। अब मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स मेरे पास होता है ma। ए की जगह पे मैंने वैल्यू प्लेस की, जैसा मैंने यहां पे मेंशन किया था कि फोर्स जो है मेरे पास ma है और a की वैल्यू मैं यहां पे ये प्लेस कर सकता हूं। तो F इक्वल्स टू m1 r1 अल्फा। टॉर्क की बात करते हैं तो इस फोर्स को अगेन टॉर्क के साथ रिलेट कर सकते हैं। फोर्स ये रहा, टॉर्क ये रहा। अब इसमें वैल्यू अगर मैं प्लेस करूंगा तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए टॉर्क जो होगा वो होगा F1 r1 या F1 क्रॉस r1 या r1 क्रॉस F1, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस। जो भी डायरेक्शन हम लोगों को है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो सब हम लोग पहले कर चुके हैं कि कब r क्रॉस अल्फा लिखना है, कब f क्रॉस r लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका टॉर्क जो होगा वो F1 r1 होगा। F1 की वैल्यू ऊपर से लेकर के आया, r1 मैंने डाला तो m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा हो गया। अगर मैं पूरी की पूरी बॉडी की टॉर्क की बात करता हूं तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स मेरे पास हैं, जो इंडिविजुअल पॉइंट मासेस मेरे पास हैं, उन सबके टॉर्क का वेक्टर सम मेरे को मिलने वाला है
टोटल टॉर्क, तो टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n। यहां मैंने वैल्यूज को प्लेस कर दिया। जैसे ही वैल्यूज को प्लेस किया तो मैं क्या देखता हूं, इसमें अल्फा कॉमन है, बाकी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर ये मेरे को मिलने वाला है। ये देखिए अल्फा मैंने यहां कॉमन ले लिया। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो ब्रैकेट अगेन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को देता है। क्या देता है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां लिमिट्स आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n m i r i स्क्वायर। तो इट डिपेंड्स आर नीड्स, तो हम लोग इसको लिमिट्स के टर्म में लिखें। समेशन है, क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर समेशन में। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे आई अल्फा। तो अगर आप देखेंगे तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा मिल गया, और मेरा हेडिंग क्या था? मुझे टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में क्या करना था? इंटरलिंक करना था। तो एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाता है, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर मैं इसे ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर करता हूं तो F इक्वल्स टू एम ए होता है डियर स्टूडेंट्स। देखें जरा, रोटेशनल मोशन में टर्निंग इफेक्ट टॉर्क, ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स F, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू कोई भी बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहेगी जिस स्टेट में वो पहले से है। यहां मास अगेन इनर्शिया, कोई बॉडी उसी पोजीशन में रहना चाहेगी जिस पोजीशन में वो पहले से है। ए एक्सेलरेशन, हियर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरीके से मैं दोनों क्वांटिटी को आपस में इंटरलिंक भी कर देता हूं और दोनों को आपस में कंपेयर भी कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले की जरूरत बहुत ज्यादा जगह हम लोगों को रहती है। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन मुझे कुछ खास नहीं करना, वही चीजें दिमाग में फिर दोबारा से लेकर के आनी है। मुझे एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है तो ये L इक्वल्स टू एम वी आर होता है, सब लोग जानते हैं। दूसरी तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है तो I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये भी हम लोग जानते हैं। अब इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना है? रिलेशनशिप डेवलप करनी है। ऑब्वियसली अगर मैं इस V को एंगुलर मोशन के टर्म्स में लेके आता हूं तो V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं। बस 3 क्लू पॉइंट हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों को आपस में हम लोगों को इंटरलिंक करना है। सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं, वही मेरा रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट मासेस हैं, हर मास की अपनी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हर मास की कैसी होगी? सेम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी सबके लिए अलग अलग होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी सबके लिए अलग अलग रहेगा। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करता हूं, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी v1 दैट इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा। दूसरे पार्टिकल की बात करता हूं तो v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा। तीसरे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की बात करता हूं तो v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा। ओमेगा सबके लिए एक जैसा है। vn यानी nth पार्टिकल की बात करता हूं तो vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में थोड़ा सा लेके आऊं तो देखिए लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv होता है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे v की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, दैट इज r ओमेगा। इस तरह से मैं लीनियर मोमेंटम लेकर के आ गया। अब इस लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में डालना चाहता हूं तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, क्या है? L इक्वल्स टू m इंटू v को मैं लीनियर मोमेंटम कहता हूं, दैट इज r यानी p क्रॉस r। तो सिंपली आई मे राइट हियर, मैं m1 v1 की वैल्यू इस वाली जगह पर डालता जाऊंगा डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, डिफरेंट पॉइंट मासेस के लिए। तो L1 की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है p1 r1 दैट इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। वैल्यू प्लेस करते ही मेरे को मिल जाता है, ये देखें p1 इक्वल्स टू m1 v1 दैट इज इक्वल्स टू m1 r1 ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो L1 इक्वल्स टू p1 r1, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसको p क्रॉस r के नाम से भी जानते हैं, दैट इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अब अगर मैं होल ऑफ द बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो वेक्टर सम मेरे को लेना होता है L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। यहां पे मैंने वैल्यूज प्लेस की। वैल्यू मैं देखता हूं कि ओमेगा जो है वो हर पार्टिकल के लिए सेम है, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम है, तो मैं इसको अगेन कॉमन निकालूंगा।
कॉमन निकालूंगा तो मेरे को आई ओमेगा के टर्म्स में मिल गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। हम लोग पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, दैट इज mi ri स्क्वायर। और ये चीज क्या है, ये चीज है मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से मैंने यहां इस चीज को मेंशन भी कर रखा है, और L इक्वल्स टू आई ओमेगा यहां दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही रिजल्ट्स बड़े आराम के निकल के आ जाते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट भी हैं। इनके बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। यहां कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, टॉर्क के बारे में पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, उन सबको यहां पे क्लब करना है। अब कोई भी अगर एक चीज हमें स्किप करती है, जैसे एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू पी क्रॉस आर होता है, ये बात हमें याद नहीं रहती है, तो नो डाउट हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से अगर मुझे F इक्वल्स टू एम ए एक जनरल सा फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी प्रॉब्लम होगी। डियर स्टूडेंट्स, बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी पीछे की हमारी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस आप लोगों ने कंटिन्यूटी में लेनी है। दूसरी तरफ जितना भी कंटेंट है उसमें कहीं भी स्किपिंग नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको करनी है। ये देखिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, सब में अलग अलग पैटर्न है। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में ये पैटर्न है कि आपको पहले 8 चैप्टर यानी अप टू ग्रेविटेशन कंटिन्यूशन में ही करना पड़ेगा। अगर आप बीच में कुछ स्किप करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएं, वरना तो रटना ही पड़ेगा। रटने में भी मैं समझता हूं बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप रूट मेमोरी पर ना जाएं और इनको समझने की कोशिश करें। चलिए, अब डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल जैसा हम लोग हर टॉपिक के बाद में न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो एक दो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में करेंगे। देखिए, एग्जांपल नंबर 16 की बात मैं यहाँ पे करूंगा। थिंक प्रोसेस मुझे सोचना है, वेरिएबल्स को लिखना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, 4 ही स्टेप है। जो भी क्वांटिटीज मेरे पास हैं उन क्वांटिटीज को आपस में इंटरलिंक करना है। क्या कहता है ये, एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब आपकी कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, मूव्स ऑन ए रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीड यानी वेलोसिटी कह सकता हूं, मैग्नीट्यूड, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यूनिट का फंडा क्लियर है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एंगुलर स्पीड है, लीनियर स्पीड है, या व्हाटएवर हो। तो किलोमीटर पर आवर लीनियर स्पीड के लिए कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज नॉट इन एसआई सिस्टम। Simply you have to write here speed equals to 54 multiplied by 5/18, that is meter per second। जैसे ही आपने पढ़ा इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, लिख लेनी चाहिए। The radius of its wheel is, जो व्हील है, ऑटोमोबाइल है तो पहिए पे ही चलेगा, इसका जो रेडियस है वो रेडियस हम लोगों को प्रोवाइड कर रखा है 0.35 मीटर। तो मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही सिस्टम में एज इट इज लिख लीजिए। What is the average negative torque? नेगेटिव टॉर्क जस्ट लाइक रिटार्डेशन, जैसे आप लोगों ने रिटार्डेशन पढ़ा था, उसी तरीके से अगर मेरे को यहां पे रोटेशनल मोशन के अंदर बात करनी है और मेरा टॉर्क जो है वो फाइनल वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लग रहा है, तो मैं उसे नेगेटिव टॉर्क कहता हूं। तो मेरे को निकालना है क्या है यहां पे, टॉर्क। मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही यहां पे निकालना चाहूंगा। अपने आप से माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। Transmitting by its brake to wheel if the vehicle is brought to rest in 15 सेकेंड। यानी पहले मेरा जो व्हीकल चल रहा था, पहिया घूम रहा था, वो 15 सेकेंड में क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए फाइनल ओमेगा जो है वो यहां पे 0 होगा, और इनिशियल ओमेगा मैं यहां से निकाल सकता हूं। लीनियर वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, इस लीनियर वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या, लीनियर वेलोसिटी s या v से डिनोट करते आए हो, दैट इज r ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, r मेरे को दे रखा है, v मेरे को दे रखा है, ओमेगा मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। ये ओमेगा इनिशियल हो गया, ओमेगा फाइनल मेरा 0 है, टाइम मेरे पास 15 सेकेंड है। निकालना क्या है, मेरे को टॉर्क है। अब देखिए, इन सारी की सारी क्वांटिटीज के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बड़ी प्यारी सी है। क्या है, आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, क्या, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। दूसरा था थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी थी
ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आपको याद हो तो इनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाता है जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन से टॉर्क निकालना मेरे पास बहुत आसान सा है। कैसे आसान सा है? अभी मैंने पढ़ा है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अल्फा यहां कहीं से निकाल दूं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आगे दे रखा है मुझे, तो मैं टॉर्क निकाल सकता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप से आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो नेगेटिव ही आएगा, ऑब्वियस है। आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन को। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को दे रखा है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में मुझे कुछ भी नहीं करना, आगे दे रखा है एनसीईआरटी, इट मींस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो आई होप सो आप इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन बड़े आराम से यूज करेंगे, अल्फा निकालेंगे, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा के अंदर डालेंगे तो टाउ निकल के आ जाएगा। यहां जो बात थी एक खास यही थी कि मेरे को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखी थी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मैं इस लीनियर वेलोसिटी को और जो रेडियस दे रखी है उस रेडियस के साथ में ऑपरेट करके फॉर्मूला क्या लगाया हुआ है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, निकाल सकता हूं और फॉर्मूले में डाल करके वैल्यूज दे सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेस्पिंग कीजिए, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां डिस्कस किया है वैसे ही आप लोगों का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड में 5/18 से हमने ऑपरेट किया, निकाल दी। रेडियस हम लोगों को दे रखी है, टाइम हम लोगों को दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अब यहां से एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है u इक्वल्स टू ओमेगा r या v इक्वल्स टू ओमेगा r। इनिशियल है इसलिए u मेंशन किया हुआ है, यहां पे ओमेगा नॉट मेंशन किया हुआ है। हम लोगों ने यहां पे निकाल दिया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 0 मेंशन की हुई है। फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए हम लोगों ने यहां पे अल्फा की वैल्यू निकाल दी। अल्फा को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर जो है वो हमें मिल गया। मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स बड़ा आसान से क्वेश्चन हो जाता है, बशर्ते आप उसको थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन में लेकर के चलें। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहां डिस्कस किया, माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें। यूनिट लिखना ना भूलें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यूनिट आप लोगों को जरूर देना है। अगर यूनिट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। न्यूमेरिकल ये जो रिमेनिंग है वो मैं असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा, आप करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो जरूर मेरे को बताएंगे। फिर हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर एक दो एग्जांपल हम लोग जरूर करना चाहेंगे। हमारे सीबीएसई में कई बार वो हमसे डिस्कस होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिस्कस होता है, बस क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा चेंज होता है। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, सपोज ये अर्थ है, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान लेता हूं कि ये अर्थ है। अर्थ का अपना एक कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। अगर बाहर से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा या नेट फोर्स जीरो है, मैं ऐसे कह सकता हूं, फोर्स बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो है। इवन टॉर्क बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन नेट टॉर्क जीरो है। तो नो डाउट ऐसी स्थिति में इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात मुझे यहां से एक बार रिवाइज करनी है, पढ़ तो मैं चुका हूं। टॉर्क इक्वल्स टू डीएल ओवर डीटी होता है, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे। अगर टॉर्क मेरा जीरो है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या, एक तो डीएल जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, दूसरा डीएल मेरा जीरो है। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ घूम रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो डीएल जीरो तो हो ही नहीं सकता, एल जीरो तो हो ही नहीं सकता। डीएल कांस्टेंट हो सकता है या एल कांस्टेंट हो सकता है। मैं ऐसे कह सकता हूं एल क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या तो एल जीरो हो सकता है। तो एल जीरो तो है ही नहीं, बिकॉज ऑफ अर्थ अपनी जगह पे घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है ही
तो L 0 नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? L मेरा कांस्टेंट हो सकता है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? 0 है। मैंने अभी बताया था कि टॉर्क अगर 0 है तो इसका मतलब L मेरे पास निकल के आ गया क्या? कांस्टेंट। अब L कांस्टेंट निकल के आ गया तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी? I ओमेगा थी। अगर ये L कांस्टेंट है, इसका मतलब I और ओमेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं 2 3 4 सिचुएशन ले लूं एक ही बॉडी के लिए, ध्यान रहे एक ही बॉडी के लिए, तो 2 3 4 सिचुएशंस में I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू I3 ओमेगा 3, जितनी मेरे को जरूरत है मैं यहां पे इस तरह से मेंशन कर सकता हूं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक तो अर्थ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। मान लीजिए अर्थ श्रिंक हो जाए तो क्या होगा? अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस तरह का। दूसरा एक एक्रोबेट का क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आप लोगों से। हो सकता है आप सर्कस गए हो कभी अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहां आपने देखा होगा ये एक्रोबेट है, एक किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में डंबल्स हैं, डंबल्स तो समझते हो, और डंबल्स को लेकर के वो तेजी से घूम रहा है। एक सिचुएशन में दोनों हाथ उसके स्ट्रेच्ड हैं, और दूसरी सिचुएशन में दोनों हाथों को वो अपनी चेस्ट के पास ले आया। तो देखिए दोनों स्थिति में क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसका है, अंडरस्टूड है, क्लियर है, सब लोगों को सामने दिखाई दे रहा। यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन काफी दूरी पर जाकर के है, यानी r जो है इसके लिए ज्यादा है। यहां जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे r मेरा काफी कम है। ऐसी स्थिति में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज होगा। इस स्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इस स्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। यहां पहली स्थिति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I1 कहता हूं तो दैट इज mr1 स्क्वायर, इसको मैं r1 कंसीडर कर ले रहा हूं। दूसरी स्थिति में होगा I2 इक्वल्स टू mr2 स्क्वायर। मास तो दोनों स्थितियों में सेम है डियर स्टूडेंट्स, वही बंदा है, वही डंबल्स हैं, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों स्थितियों में अलग अलग है। r1 मेरा ज्यादा है और r2 जो है वो कंपैरेटिवली क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे डिफर हो जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिफर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं टॉर्क की बात इसके ऊपर करना चाहूं, एंगुलर मोमेंटम की बात करना चाहूं तो कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप इसे कह सकते हैं। अगर चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मेरे जो एंगुलर वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट हैं ये भी चेंज होंगे। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की बात यहां पे करता हूं तो ऑब्वियसली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ बाहर से कोई फोर्स हम लोग इस पे अप्लाई नहीं कर रहे, या ये कहें कि नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को अगर मैं कंसीडरेशन में लेता हूं, अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा एक्रोबेट आपको करके भी दिखाता है। पहले वो सिंपली दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करके घूम रहा होता है, जब उसको अपने रोटेशंस को तेज दिखाना होता है, तेज करना होता है, तो सिंपली वो अपने हाथ दोनों ऐसे चेस्ट के पास लेके आता है। इससे क्या होगा? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड जो उसकी है वो बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग करने की बात करेंगे, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 18, बड़ा छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। What will be the duration of day? यानी दिन की ड्यूरेशन क्या होगी इफ अर्थ सडनली श्रिंक टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पे ये बात खास रूप से देखनी है कि वॉल्यूम इसका श्रिंक हो रहा है, मास रिमेनिंग सेम। जितना क्वेश्चन छोटा होगा उतनी इंफॉर्मेशंस कहीं ना कहीं हमें अपने ब्रेन से निकाल के लानी होंगी। उसने तो कह दिया, अब पूरा सिनेरियो क्या है समझिए। अर्थ श्रिंक हो रही है,
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट में मान लीजिए ये अर्थ है, इसका वॉल्यूम v है। दूसरे कॉन्सेप्ट में अर्थ श्रिंक हो गई और इसका वॉल्यूम ये रह गया, कितना हो गया, v/64। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, जब इसका वॉल्यूम श्रिंक होगा तो रेडियस पे अंतर आएगा। यहां रेडियस अगर r है तो मैं कहूंगा यहां पे स्मॉल r हो गई। अर्थ अपनी जगह पे घूमती है, सब लोग जानते हैं, ऑब्वियसली यहां भी घूमेगी। यहां इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ω1 है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ω2 मेरे को लेट करना होगा, कंसीडर करना होगा। अब वो कह रहा है टाइम पीरियड की बात, तो बच्चों ओमेगा के अंदर ही टाइम छुपा हुआ है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/T होता है, सब लोग जानते हैं। तो मैं यहां पे ω1 इक्वल्स टू 2π/T1 प्लेस कर सकता हूं और ω2 इक्वल्स टू 2π/T2 प्लेस कर सकता हूं। अब मास उसने कांस्टेंट कर रखा है, बाहर से टॉर्क कोई एप्लीकेबल है नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मुझे लगाना है। अब यहां तो ऑब्वियस है, ऊपर वाला टॉपिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना है। लेकिन फाइनल एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी होगा। तो मुझे सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ के जो भी फाइंडिंग्स है उनको लिखना होता है, फिर थोड़ी देर के लिए सोचना होता है कि इन सारी क्वांटिटीज के बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी थिंक प्रोसेस थी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहां पे क्या किया है, थिंक प्रोसेस किया है। अब जरा हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं। तो I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। ω1 ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से प्लेस करूंगा। अब जहां तक I1 और I2 की बात है तो स्फीयर है, मैंने अभी तक स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं की। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक टेबल हम लोगों ने दे रखी है, कुछ डायग्राम आपको दे रखे हैं, उनके ऊपर उन बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे बेसिकली जो मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोगों ने 5/2 mr² प्लेस किया हुआ है। हालांकि अगर आप 5/2 फिगर को भूल भी जाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ वो कैंसिल आउट होने वाला है। यहां भी मेरे को I1 में भी 5/2 प्लेस करना होगा, यहां I2 में भी 5/2 प्लेस करना होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, प्लेस करूंगा मैं वैल्यू, दैट इज 5 mr1², ओमेगा की जगह पे 2π/T1 इक्वल्स टू 5/2 mr2², या स्मॉल r से मैंने ले रखा है, इसको मैं r2 कह देता हूं, इसको r1 कह देता हूं, दैट इज 2π/T2। डियर स्टूडेंट, जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं यही कैंसिल आउट करते हैं। 5/2 m मास सेम है, 2π से 2π, बस रिलेशनशिप मेरे पास आ गई। क्या आ गई, r1² अपॉन T1 इक्वल्स टू r2² T2। डियर स्टूडेंट, T1 नॉर्मल कंडीशन में मुझे पता है कितना होता है, 24 घंटे होता है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो T1 की जगह पे मैं 24 घंटे प्लेस कर दूंगा। R1 और R2 इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम का फंडा है यहां से मैं लेके आऊंगा। वॉल्यूम स्फीयर है, अर्थ हमारी, तो मैं यहां पे क्या डालूंगा, 4/3πr1³ डालूंगा। और यहां पर R मेरा चेंज हो गया, R2 हो गया, तो ऑब्वियसली R1 और R2 के बीच में रिलेशनशिप यहां से निकाल सकता हूं, जो वॉल्यूम मेरा आ रहा है श्रिंक होकर के, वही मैंने यहां पे कर रखा है। देखिए वॉल्यूम V जो है वो 4/3πr3 लिखा है, V डैश जो श्रिंक होने के बाद आया है वो V/64 है। इस रिलेशनशिप से मैं इनिशियल रेडियस R1 और फाइनल रेडियस R2 के बीच में रिलेशनशिप निकालता हूं, उनको स्क्वायर करता हूं, टाइम के टर्म्स में डालता हूं और इजीली वैल्यूज निकाल के दे सकता हूं। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थिंक प्रोसेस होना चाहिए। डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है, जो मैंने यहाँ थिंक प्रोसेस दिया हो सकता है उससे थोड़ा डिफर भी आप लोग यूज करें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखें जरा, आई होप सो ये ग्रेस्प हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, ये हमारा निकल के आगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने लगाया, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2, आपने डैश के टर्म्स में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिखिए। यहां पे 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने 5/2 लिखा था, शायद मैंने गलती की थी, आप लोग इसको 2/5 mr² डालेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था
कि 5/2 लिखते हैं 2/5 लिखते हैं, बाय द वे गलती हो जाती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से टाइम की वैल्यू आप डालेंगे, ये इनिशियल टाइम 24 आवर्स हम लोगों ने यहां पर प्लेस किया हुआ है, आप ये प्लेस करेंगे तो फाइनल टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन आपको 1.5 आवर मिल जाएगा। आई होप सो आप इस तरह से कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डिस्कस होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो फाइनल रिलेशनशिप है ये आपको याद रहनी चाहिए, T डैश इक्वल्स टू R डैश ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T। आप सीधे सीधे शॉर्टकट ये बना सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा सिर्फ होने के केस में, तो आप इसमें वैल्यू डाल करके आंसर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें, एज असाइनमेंट आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे व्हाट्सएप से या कॉल करेंगे। इसके बाद एनालॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, जस्ट फॉर ए शेक ये रिवीजन है, मैं रिवीजन करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये लीनियर मोशन की क्वांटिटीज हैं, इधर रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी है। लीनियर मोशन में जिसे मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, एंगुलर या रोटेशनल मोशन में मैं इसको थीटा कहता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे यहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा सिर्फ तब जब ये छोटा है। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, लीनियर वेलोसिटी की बात करता हूं, तो देखिए लीनियर वेलोसिटी को हम लोग यहां पे डिनोट करते हैं v से, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यहां पे ओमेगा से। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हम लोगों को याद रहनी चाहिए, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन a है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, या कुछ बुक्स में अल्फा थीटा लिखा होता है, ये रिलेशन भी हम लोगों को याद होनी चाहिए। लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r, यहां भी आप लोग r क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो, बाकी मैग्नीट्यूड की बात है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। फोर्स की बात की तो f, टॉर्क की बात की तो टाउ, रिलेशन भी हमें याद रहना चाहिए, टाउ इक्वल्स टू व्हाट r क्रॉस व्हाट f। तो वेक्टर नोटेशन में आप इस तरीके से देंगे, और स्केलर नोटेशन की बात है तो टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर ऐसे दे सकते हैं। यहां मास इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको शो किससे करते हैं हम लोग, मास से करते हैं। और रोटेशनल मोशन में ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। डिफरेंट शेप्स के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट बॉडीज की पता है तो आप डायरेक्टली यहां से कंप्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस की बात, वेलोसिटी dx ओवर dt है, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी d थीटा ओवर dt है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv ओवर dt, और यहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू d ओमेगा ओवर dt। तो सिर्फ एक एनालॉजी है, बड़े काम की चीज है। वैसे तो बिल्कुल बिगिनिंग में ही हम लोगों को इस टेबल को जरूर पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी हम लोगों को आती नहीं है। आज हम ऑलमोस्ट क्लास के या चैप्टर के एंड पे हैं, तो इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज, आप रिवाइज यहां से करेंगे। आगे मैं देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्स इक्वल्स टू ma मैंने बताया था, इसको आप लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं, d by dt ऑफ लीनियर मोमेंटम mv। ऐसे टॉर्क यहां पे i अल्फा होता है, आप इसे i ओमेगा के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। वर्क डन यहां पे F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू Fs होता है, और अगर आप बात करना चाहें रोटेशनल मोशन में तो एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर आपको मिलती है, या वर्क डन जो है वो टाउ थीटा के बराबर आप लोगों को मिलता है, टाउ थीटा। और यहां पे Fs बिल्कुल एनालॉगस है, F के एनालॉगस है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट के एनालॉगस है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, यहां पे पावर टाउ इनटू ओमेगा होती है। लीनियर मोमेंटम मेरा p इक्वल्स टू mv होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम यहां पे i इनटू ओमेगा होता है। डिस्टेंस सारी की सारी क्वांटिटीज बिल्कुल एनालॉगस हैं, तो ध्यान रहे जो आपके पास में कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेटरी मोशन का, जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, जो हम लोगों ने काइनेटिक्स में पढ़ा है, वो पहले क्लियर होगा, तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी।
अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इंपल्स की बात करते हैं। फोर्स अप्लाइड फॉर स्मॉल ड्यूरेशन दैट इज mv माइनस nq। यहां हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो मैं इसको और प्रॉपर वे में आपको लिख के दिखा देता हूं। जब इंपल्स की बात आपने की थी तो इंपल्स I इक्वल्स टू था F इंटू टी, या आप इसको लिख सकते थे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या लिख सकते हो P फाइनल माइनस P इनिशियल। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है यहां पे रोटेशनल इंपल्स का, तो दैट इज टाउ इंटू डेल्टा टी, दैट इज I ओमेगा फाइनल माइनस I ओमेगा इनिशियल, बिल्कुल इसके एनालॉगस। अब इक्वेशंस की बात करें हम डियर स्टूडेंट्स, तो तीनों इक्वेशंस का कंपैरिजन पहले ही हम लोग यहां पे करके दिखा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इक्वेशंस को दोबारा से कुछ करके दिखाने की जरूरत है। आप इसको कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। एक बार देखेंगे, तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देख लीजिएगा, तो आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। तीनों इक्वेशंस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं, बता चुके हैं, कुछ भी नया इसमें करने के लिए नहीं है। तीनों इक्वेशंस के बाद फिर मैं डायमेंशनल एक्सिस की बात करता हूं, वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, मास के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, फोर्स के लिए, टॉर्क के लिए। अब ये सारी चीजें अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई होप सो आप लोग यहां से देख लेंगे इनको। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डायमेंशनल एक्सिस वाला है, लेकिन हेल्प ये आपको हमेशा करेगा। इस तरह से ये जो मेरा सीबीएसई का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस मैं आपको आज की ही क्लास में और देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। बड़ी मजेदार सी एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे रोलिंग मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। रोलिंग, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी, इन तीनों चीजों को मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको शो करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पे मैंने सपोज एक ब्रिक प्लेस कर दी। अब ये इस पे स्लाइड होगी, टॉपल नहीं करेगी, घूमेगी नहीं, क्या करेगी, स्लाइड करेगी। इसी ओरिएंटेशन में ये नीचे खिसकती हुई आएगी, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन। अब दूसरी तरफ मैंने अपनी साइकिल ली, पीछे वाले स्टैंड पे उसको खड़ा किया और उसके व्हील को घुमाना शुरू कर दिया, दैट इज रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। तीसरा मैं केस लेता हूं, वही इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मेरी इस तरह की ना होकर के कैसी है, स्फेरिकल है। अब ये बॉडी घूमेगी भी और आगे भी आएगी, घूमते हुए आगे आएगी। आप दूसरा एग्जांपल ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साइकिल का व्हील है वो घूम रहा है, लेकिन अब स्टैंड पे नहीं है, रोड पे साइकिल आगे बढ़ रही है और व्हील अपनी जगह पे घूम रहा है, यानी व्हील भी घूम रहा है और साइकिल आगे भी बढ़ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन भी होता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, उसे हम लोग रोलिंग मोशन के नाम से जानते हैं। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग रोलिंग मोशन की बात करेंगे तो उसमें देखिए, जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, मैंने यहां पे व्हील लिया था साइकिल का, तो वही केस हम लोग ले सकते हैं। जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। लेकिन व्हील के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मास है, उन सब की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमने यहां दिखा रखा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट रहेगी,
लेकिन जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए P1 पार्टिकल है, तो इसकी दो वेलोसिटी मेरे को मिलती है। एक तो मिलती है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक इसका दूसरा कंपोनेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है मेरे को ये। तो यहां नो डाउट हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल के लिए सेम होगी, चाहे वो सेंटर पे हो या सर्कमफ्रेंस पे हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे को देना था रोलिंग मोशन से रिलेटेड, जिससे कि अगर कहीं कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको मिल जाए डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटिंग मोशन को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों को करना है, बाकी कुछ नहीं करना। हालांकि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई के लिए मैं जितना सिलेबस लिंक ऑन करूंगा, बढ़ाऊंगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो क्यूरियस स्टूडेंट है वो ये टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने नोट्स में तो डाल रखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको जरूर करा देना चाहूंगा, आसान सा है। क्वेश्चंस में भी कई बार इसकी हम लोगों को इंटरमीडिएट एस्पेक्ट में जरूरत पड़ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई व्हील घूमते हुए आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हम लोग करेंगे वो हमारी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होगा। अब हम इसके मैनिपुलेशंस बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को आर ओमेगा से मैं डिनोट कर सकता हूं, इधर आई को एम के स्क्वायर से मैं डिनोट कर सकता हूं। मुझे नहीं पता शेप क्या है मेरा, हॉलो सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है या स्फीयर है, तो मैंने इसको जनरल नोटेशन दे दिया है I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें डिफरेंट वैल्यूज डाल करके टोटल काइनेटिक एनर्जी का टर्म ऐसे लेकर के आ सकता हूं, दैट इज 1/2 मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर multiplied by 1 plus k square over r square, where k is the radius of gyration and r is the actual radius of rotating body. तो dear students, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग मोशन को आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। दोनों तरह की एनर्जी का सम हम लोगों को देता है डिफरेंट फॉर्म में। न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर याद रख लेंगे तो वो सीबीएसई के लिए भी अच्छा होगा। कभी भी कोई भी आपसे डिस्कस कर सकता है और डायरेक्ट भी डिस्कस हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, तीन बॉडी है, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। तीनों को आपने रेस्ट में लेकर के किसी इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया। वो रोलिंग मोशन लेते हुए सरफेस पे आते हैं। ये देखिए, यहां से एक बार रिंग को छोड़ा है, एक बार सिलेंडर को छोड़ा है और एक बार स्फीयर को छोड़ा है। वो अपना घूमते हुए कहां आता है, नीचे आता है। तो यहां नीचे आते आते वो आपसे लीनियर वेलोसिटी की बात कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकता है। तो देखो, एक डायरेक्ट रिलेशन आप याद रख लो, V इक्वल्स टू 2gh ओवर 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इस रिलेशन से आप बॉडीज की वेलोसिटी निकाल के दे सकते हैं। 2gh सबके लिए सेम रहना है, V सबके लिए अलग अलग आएगा, 1 सबके लिए सेम रहना है, K रेडियस ऑफ गायरेशन है, R बॉडी की रेडियस है, तो नॉर्मल केस में वो R सबके लिए सेम देता है, तो ये भी सेम रहना है। इस तरह से आप यहाँ पे V1, V2, V3 निकाल के तीनों को कंपेयर करके दे सकते हैं। तो जो केस हमारा था उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन आप सबके लिए याद रखनी पड़ेगी, सिलेंडर के लिए अलग याद रखनी पड़ेगी, स्फीयर के लिए अलग याद रखनी पड़ेगी। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको कर पाएंगे। लास्ट थिंग अगेन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, मैं और डिस्कस करना चाहूंगा मास पॉइंट ऑन स्ट्रिंग राउंड ऑन ए सिलेंडर। अब देखिए होगा क्या, हम लोग कई बार जो है क्लास में बैठे बैठे भी इस तरह की हरकत करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं समझिए। ये मान लीजिए मेरे पास कोई सिलेंडर है, जस्ट लाइक ये मेरे पास सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे मैंने क्या किया, किसी स्ट्रिंग को लेकर के बाउंड अप कर दिया और इस स्ट्रिंग में मास अटैच किया।
अब अगर मैं इस मास को छोड़ता हूं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये इस मास की वजह से, वेट की वजह से ये सिलेंडर मेरा घूमना शुरू करता है और ये नीचे आना शुरू होता है, अनबाउंड होना शुरू होता है और सिलेंडर मेरा घूमता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस मास या वेट की नीचे आने की वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी और इस सिलेंडर के घूमने की जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। सिलेंडर का जो रेडियस है उसको अगर सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको v जो नीचे की तरफ लग रहा था, नीचे जिस वेलोसिटी से ये आ रहा था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इवन दैट जो इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन है वो आपको a क्रॉस r इक्वल्स टू अल्फा के टर्म्स में एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप यहां से पढ़ लेंगे। अगर और डिटेल में डालना है तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली क्लासेस हैं वहां से हम लोग इसको परस्यू कर सकते हैं। ब्रीफिंग मैंने इसलिए कर दी है कि गलती से अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले तो एटलीस्ट एलिमेंट्री नॉलेज आपको हो, आप निकाल के दे सकें। तो क्यूरियसिव स्टूडेंट जरूर पढ़ लेंगे यहां से, बाकी तो नॉर्मल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप ये सारे एक बार पढ़ लेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मेरे से शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहीं इसको फिनिश करना चाहेंगे। थैंक यू।